नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। में हम एक आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस बुक में जिसका नाम है दशा अध्याय। आइए पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले एक श्लोक दिया गया है और लिखा है आरंभो राजयोगस्य पाप मारक भुक्तिषु नाम नैव स भवेद राजा तेजोहीनो अल्प सौख्यक भाव। अर्थात यदि पाप मारक भुक्ति में राजयोग का प्रारंभ हो तो जातक नाम मात्र का राजा होता है, उसे थोड़ा सुख मिलता है और वह तेजहीन होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से अगर ऐसा हो कि पाप मारक भुक्ति दशा हो, मतलब कुछ ऐसी दशा शुरू हो जिसमें मारक दशा का रोल आ रहा हो, मारक का, पाप मारक, और वो जो मारक हो वो पापी पाप ग्रह हो, और उसी समय राजयोग का भी प्रारंभ दिखाई दे रहा हो उसी दशा में, तो ये कहा जाए कि राजयोग का प्रारंभ हो गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है नाम मात्र का राजा होता है, इसका अर्थ है कि उसको उस राजयोग का उतना प्रभाव नहीं मिल पाएगा जितना एक्चुअली मिल सकता था, उसे सुख थोड़ा मिलता है और वह तेजहीन होता है। आगे इसी बात को लिखा है कि राजयोग कर्ता ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, लेखक लिखते हैं कि अगर माना राजयोग कर्ता ग्रह की महादशा है और साथ में मारक की अंतरदशा हो तो उस समय डाउनफॉल देखना चाहिए। मूल श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि राज को योग कर्ता ग्रह की महादशा हो और उसमें पाप या मारक दशा की अंतरदशा हो, परंतु पराशरी ज्योतिष में यहाँ इस प्रकरण का उल्लेख हुआ है। उस प्रकरण के अव्यवहित पूर्व केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा और त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतरदशा, यदि दोनों संबंध करते हो तो क्या फल होगा और यदि दोनों संबंध ना करते हो तो क्या फल होगा, इसका निर्देश है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बात जो ये मेन सूत्र दिया गया है, मेन श्लोक दिया गया है, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी। कैसी बात? कि राजयोग कर्ता ग्रह की महादशा है और उसमें पाप ग्रह या फिर मारक की अंतरदशा आ जाए, ठीक है, बल्कि लिखा क्या है कि पराशरी ज्योतिष में इस प्रकरण का उल्लेख हुआ है। किस चीज का? कि अगर अव्यवहित पूर्व केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा या त्रिकोणेश की महादशा और केंद्रेश की अंतरदशा आए और वे दोनों संबंध करते हों तो क्या फल होगा, या संबंध ना करते हो तो क्या फल होगा, ये वाली बात लिखी है। और साथ में इसीलिए प्रकरण संबंध से राजयोग कर्ता ग्रह की महादशा समझनी चाहिए। इसी सूत्र को अगर हम मारक की महादशा से अंतरदशा से लगाएं तो क्या होगा, यहां ये समझाने की कोशिश की गई है। आइए आगे इसको जानने की कोशिश करें। आगे लिखते हैं कि मारक की अंतरदशा में यदि राजयोग प्रारंभ हो तो दिनानुदिन राजा पने की परिसिद्धि मात्र बढ़ती है। तो कहना चाहिए कि अगर मारक की अंतरदशा है और उसी समय महादशा राजयोग की है तो केवल नाम का ही राजा रह जाता है, मतलब सुख तेज बल वृद्धि आदि नहीं होते। ठीक है, अगर कोई केवल महादशा देखकर, देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या समझाने की कोशिश कर रखी है कि हमें महादशा से फल नहीं कहने चाहिए, हमें कहने चाहिए कि अंतरदशा कौन सी आई उससे। कई बार क्या होता है, ज्योतिषाचार्य केवल महादशा, अच्छा महादशा ये शुरू हुई है, केवल उसको देख के फल कह देते हैं, जबकि फल कहने चाहिए अंतरदशा लॉर्ड के अनुसार। ठीक है, सज्जन रंजनी यह विशेष लिखते हैं कि यह इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि प्रबल योग कारक की महादशा में अंतरदशा
नाथ के पापी होने पर भी महादशा के राजयोग फलनाशक रूप दोष अंतर्दशा नाथ में नहीं होता। अब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यही चाह रहे हैं फिर से इस लाइन में भी कि योग कारक ग्रह की महादशा आ गई, लेकिन अंतर्दशा उसके अनुरूप नहीं है, तो अच्छे फलों की कामना नहीं कर सकते। दूसरे और तीसरे श्लोक का भावार्थ आगे दिया गया है, मैं भावार्थ पढ़ रही हूँ। राज्य देने वाले अर्थात योग कारक ग्रह की महादशा में संबंध करने वाले योग कारक से संबंधित शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो राजयोग का प्रारंभ होने पर तेज सुख यश और धन की वृद्धि होती है। ठीक है, फल केवल तब मिलेंगे जब अंतर्दशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड के साथ संबंधी होगा, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। यदि योग कारक ग्रह की महादशा में असंबंधित शुभ की अंतर्दशा आ जाए तो सम अर्थात विशेष शुभ नहीं होता। इसी प्रकार यदि योग कारक ग्रह से असंबंधित खल की अंतर्दशा हो तो यह विशेष हानि नहीं पहुंचती। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये जानेंगे। एक, चलिए यहाँ पर तो जो भी लिखा है ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि माना कर्क लगन का चार्ट है। ठीक है, अब कर्क लगन के चार्ट में कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह होता है, हम सभी जानते हैं, मंगल। तो जब मंगल देव की महादशा आई, क्या आया, महादशा, तो अब हम इसमें हमें कुंडली में ग्रहों को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि शनि देव यहाँ है और चंद्र देव यहाँ है और सूर्य बुध को यहाँ ले लेते हैं, शुक्र और राहु को यहाँ ले लेते हैं, केतु यहाँ ले लेते हैं और गुरुदेव को कहीं और ले लेते हैं। चलिए यहीं पर ले लेते हैं था, उसमें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन बचा, मंगल खुद ही रह गए, तो मंगल को हम यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा कि हमने मान लिया कि मंगल देव की महादशा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर मंगल की महादशा है तो पहली अंतर्दशा मंगल की ही होगी। फिर मंगल की दशा में दूसरी दशा, मंगल के बाद कौन सी दशा आती है, राहु देव की। फिर मंगल में तीसरी दशा होगी गुरुदेव की। फिर मंगल में चौथी दशा होगी शनि देव। फिर मंगल में दशा आएगी किसकी, बुध देव की। फिर मंगल में दशा आएगी केतु देव की। फिर मंगल में दशा आएगी शुक्र देव की। फिर मंगल में अंतरदशा आएगी सूर्य देव की। और फिर मंगल में दशा आएगी चंद्रदेव की। ये सब आप जानते ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाली दशा का तो कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि मारक, तो मारक स्थानों के स्वामी कौन कौन है, शनि और सूर्य। ठीक है, तो हमने कहा कि मंगल में शनि की दशा आ गई, तो मंगल में जब शनि की दशा आ गई तो मंगल क्या है, योग कारक है। अब शनि देव को देखना पड़ेगा, तो शनि यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड होने के कारण मारक भी है। ठीक है, और अपने भाव को देख भी रहे हैं। सही है, तो क्या फल कहना चाहिए कि योग कारक ग्रह है तो मंगल बहुत अच्छे फल दे रहा होगा, नहीं। यहां पर हमें फल कहने चाहिए अंतरदशा लॉर्ड के अनुसार। अब अंतरदशा लॉर्ड योग कारक ग्रह को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो योग कारक के फल देने में उसको हेल्प करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर ये बात आती है। यही बात यहाँ पर बार 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 बताया जा रहा है। अब बात आती है कि संबंधी और असंबंधी को कैसे समझें, कि ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है।
कि संबंधी और असंबंधी को कैसे समझे। तो संबंधी ग्रह और असंबंधी ग्रह को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो दोनों में नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता है या नहीं के अनुसार, नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता के अनुसार समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम समझ सकते हैं प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट यानी कि तत्कालिक, तत्कालिक रूप से मित्र हैं या शत्रु हैं। और फिर उसके बाद पंचधा मैत्री से हम दोनों ही तरीकों का अवलोकन करके हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के मित्र हैं या फिर शत्रु हैं। ठीक है ना। तो यही पता लगा सकते हैं इस तरह से। एक तो ये तरीका है नैसर्गिक रूप से या पंचधा मैत्री से पता लगा लेना। यहाँ पे मैं पंचधा लिख देती हूँ। ठीक है। एक ये होता है, एक शब्द आता है सधर्मी और विधर्मी। अब यहां पर ये भी समझने की बात है कि सधर्मी और विधर्मी क्या होते हैं। अगर कोई प्लैनेट त्रिकोण के स्वामी है तो चाहे वो नैसर्गिक रूप से मित्र हैं या शत्रु हैं, लेकिन अगर वो त्रिकोण के स्वामी है तो वो सधर्मी कहलाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अगर वो केंद्र के स्वामी हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सधर्मी कहलाएंगे। अगर माना वो त्रिधाय भावों के स्वामी हैं तो भी वो सधर्मी हैं आपस में, और दूसरे ग्रहों के साथ नहीं, आपस में सधर्मी है। ठीक है। अच्छा, विधर्मी किसे कहेंगे कि माना एक ग्रह तो त्रिकोण का स्वामी है और एक त्रिधाय भाव का स्वामी है तो विधर्मी हो गया। ठीक है। अब आप इस चीज को एक और मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे हमने कहा विधर्मी और सधर्मी को ऐसे समझिए कि जैसे दो अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट समझ गए, बिल्डिंग होती हैं, फ्लैट्स बने रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं। ठीक है, 8वें 9वें माले पे कोई ऐसे। तो दो फैमिली हैं जो बिल्कुल पास पास रहती हैं। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, या जो भी है। हमने कहा कि दो फैमिली हैं जो साथ साथ रहती हैं और वो पड़ोसी हैं और लेकिन आपस में झगड़ते हैं, यानी कि उनके अच्छे संबंध नहीं। लेकिन इनके घर के जो मेल हैं उनका ऑफिस सेम है। ठीक है। यहाँ पे उनके संबंध क्या है, अच्छे नहीं है। मैं लिख रही हूं यहाँ अच्छे नहीं है। ठीक है। यहाँ पे तो ये असंबंधी हो गए, अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन ऑफिस में क्या है, वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनको एक ही प्रोजेक्ट पे बॉस ने काम दे रखा है। तो क्या वहां पे भी वो ये घर वाली दुश्मनी निभाएंगे? नहीं। यहाँ पर वो सधर्मी है, यानी कि उनका ड्यूटी सेम है। इसी तरह से अगर हम समझे किसी कुंडली में कि केंद्रों के स्वामी, केंद्रों के स्वामियों में हम यहाँ पे कर्क लगन ही ले लें अगर, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो केंद्रों में कौन कौन सी राशि स्वामित्व की राशियां आ रही हैं यहाँ पर? एक तो चंद्रमा की आ रही है, एक शुक्र की आ रही है, एक यहाँ पर ये शनि देव की आ रही है और ये मंगल देव की आ रही है। अब अगर हम नैसर्गिक रूप से देखें तो क्या ये चारों ग्रह आपस में संबंधी हैं? नैसर्गिक रूप से ये मित्र हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शुक्र शनि के मित्र हैं, शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। तो इस तरह की बातें तो दिखाई देती है ना। शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। लेकिन क्योंकि इनको स्वामित्व मिला हुआ है केंद्र का, तो ये सधर्मी तो हैं। माना असंबंधी हैं परंतु फिर भी
क्या है ये? केंद्र के स्वामी होने के कारण सधर्मी है। इसी को अब त्रिकोण पे समझिए। त्रिकोण में देखिए, यहाँ पे 4 नंबर राशि है, यहाँ 8 नंबर राशि है, 10 11 12 यहाँ पे गुरु की राशि है। तो ये आपस में सधर्मी है। ठीक है। तो इस तरह से हमें सधर्मी और अधर्मी, अधर्मी नहीं विधर्मी कहना चाहिए, अधर्मी थोड़ा सा अजीब वर्ड हो जाता है, विधर्मी। तो ये चारों आपस में सधर्मी हैं। अब विधर्मी किसके साथ होंगे? कोई कहने लगे कि त्रिशदाय भावों के स्वामी के साथ देखो, तो यहाँ पे 6 त्रिशदाय भाव कौन कौन से होते हैं? 3 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ये चंद्रमा के साथ बुध की क्या है? ये सधर्मी है क्या? विधर्मी है ये। ठीक है, क्योंकि बुध क्या है यहाँ पर? ये वाला जो राशि है बुध की, ये त्रिशदाय भाव का स्वामित्व है, इन्हें से केंद्र का स्वामित्व प्राप्त है। तो बुध और चंद्रमा का क्या हो गया? ये विधर्मिता कहलाएगी। हाँ, बुध की यहाँ पे गुरु के साथ धर्म सधर्मी है, और शुक्र के साथ भी सधर्मी है, क्योंकि बुध, शुक्र और गुरु देव यहाँ पर तीनों तिष्ठाय भावों के स्वामी होने के कारण सधर्मी हो गए। आई होप आपको ये संबंधी असंबंधी सधर्मी का संबंध समझ आया होगा। ठीक है। तो ये बार बार यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि माना महादशा योग कारक की आ रही है, लेकिन अगर अंतरदशा मारक की आ गई है तो ये योग कारक के फल ग्रह नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है योग कारक ग्रह की महिमा। अब बार बार योग कारक ग्रह के बारे में ही बात क्यों की जा रही है? यानी कि किसी की कुंडली में योग कारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो आइए हम अब जानेंगे कि योग कारक ग्रह किस प्रकार इंपॉर्टेंस रखता है। तो योग कारक ग्रह की महिमा, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत पड़ती है कि कौन सा ग्रह कौन से लगन में योग कारक होता है। ठीक है। तो देखिए, कर्क लगन और सिंह लगन में मंगल देव योग कारक होते हैं। चलिए पता लगा लेते हैं कैसे। तो अगर हम कर्क लगन की कुंडली यहाँ तैयार करें तो हमें एक एक हाँ, नहीं, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है। और अगर सिंह लगन की कुंडली तैयार करें तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल कैसे योग कारक हुए? क्योंकि ये देखिए, यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त है, यहाँ पे भी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त है। इसी तरह से हम देखते हैं कि शनिदेव को, शनिदेव वृषभ लगन और वृषभ लगन बनाते हैं पहले, और तुला लगन में क्या होते हैं? योग कारक ग्रह बनते हैं। एक मिनट, यहाँ पर कौन योग कारक बनते हैं? शनिदेव। देखिए, यहाँ पर शनिदेव क्योंकि त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर योग कारक बने। चलिए बुक में पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। योग कारक ग्रह की बहुत महिमा है। जैसे पारस अपने स्पर्श मात्र से लोहे को भी सोना बना देता है, दुष्ट ग्रह भी कभी कभी योग कारक के संबंध से दुष्ट भाव कुछ अंश तक त्याग कर शुभ फल दिखा जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कहा है इन्होंने कि कोई भी ग्रह जब योग कारक के साथ संबंध बनाएगा तो वो अपनी दुष्ट भाव को, दुष्ट भाव मतलब यहाँ पे भावना से है, तो दुष्ट फीलिंग को कुछ अंश तक त्याग कर शुभ फल दिखाता है। इसी संबंध में पराश्री
में निम्नलिखित दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं श्लोक ना पढ़ के केवल हिंदी पाठ पढ़ रही हूँ। उद्योतकार कहते हैं, इसकी टीका करते हुए कहते हैं कि राजयोग कारक केंद्रेश और त्रिकोणेश की जो दशाएं, अर्थात कर्मेश और त्रिकोणेश की जो दशाएं, उनमें योग कारक के संबंध से रहित शुभ ग्रह की अंतर्दशा भी राजयोग हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि अगर राजयोग कारक केंद्रेश और त्रिकोणेश की दशाएं आ जाएं, राजयोग कारक केंद्रेश और त्रिकोणेश की दशाएं आ जाएं, अर्थात कर्मेश और त्रिकोणेश की जो दशाएं, उनमें योग कारक के संबंध से रहित शुभ ग्रहों की अंतर्दशा भी आ जाए तो राजयोग हो जाता है। ठीक है। अभी पीछे क्या कहा था, पीछे राजयोग क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां पे पाप ग्रह की अंतर्दशा आ रही है, मारक की अंतर्दशा आ रही है। यहां पे भी तो राजयोग कर्ता ग्रह की महादशा है, लेकिन साथ में अंतर्दशा कौन सी आ रही है? अंतर्दशा आ रही है पाप और मारक की। अब जो आगे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वहां हम लोग ये जान रहे हैं कि साथ में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा आ गई तो राजयोग हो जाता है। यदि संबंधित शुभ ग्रह की अंतर्दशा होगी तो विशेष शुभ फल मिलेगा, और यदि योग कारक की महादशा में उससे असंबंधित शुभ ग्रह की दशा होगी तो किंचित न्यून फल मिलेगा। तो यही बात जो यहाँ पर बताई गई है कि जब पाप ग्रह या असंबंधी ग्रह की दशा होती है तो राजयोग नहीं मिल पाता, या वो जो योग कारक ग्रह है वो अपने फल नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि योग कारक ग्रह की महादशा में पाप ग्रह या मारक की दशा अंतरदशा आ गई तो फल नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी योग कारक ग्रह की महादशा में जब शुभ संबंधी ग्रह की अंतर्दशा आ गई तो बहुत ही अच्छा होता है, राजयोग होता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए नवमेश दशमेश का संबंध है, तो नवमेश दशमेश योग कारक हुए, इसलिए नवमेश की महादशा में नवमेश से असंबंधित पंचमेश की अंतर्दशा या दशमेश की महादशा में उससे संबंधित पंचमेश को अंतर्दशा में शुभ फल ही मिलेगा, क्योंकि वो चाहे असंबंधित है, असंबंधित यानी कि चाहे वो नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं है तो भी फल मिल जाएगा। ठीक है, बस इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वो नवमेश है। हमेशा कहते हैं ना कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भाग्योदय होता है। इसका एक अर्थ यह और होता है कि दो योग कारक ग्रहों में एक योग कारक ग्रह की महादशा हो और दूसरे योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, और दोनों संबंध रहित अन्य शुभ ग्रहों की प्रत्यंतर में प्राय भाग्य योग होता है। अब यहाँ संबंध रहित यानी कि नैसर्गिक रूप से मित्र है या नहीं है तो भी वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फल मिल जाएगा। अब कहते हैं योग कारक से संबंधित पाप ग्रह, किसको पाप ग्रह माना? किसको माने पाप ग्रह? वो कह रहे हैं त्रिशधाय भावों के स्वामियों को पाप ग्रह मान लो ना। ठीक है, किसको मान ले? त्रिशधाय भावों के स्वामियों को पाप ग्रह मान लो। तो महादशा अगर आपकी योग कारक की है तो वो पक्का त्रिकोण या फिर केंद्र का स्वामी होगा, लेकिन उससे संबंधित अंतरदशा आ जाए, वहां पे त्रिशधाय भावों के स्वामियों की आ जाए तो फल कैसे मिलेगा? यही बात बार बार बताई जा रही है। इसी को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है। मान लीजिए नवमेश चतुर्देश एकादशेश का संबंध है, नवमेश चतुर्थेश और एकादशेश का संबंध है, तो नवमेश का शुभ फल 4, चतुर्थेश का शुभ फल 2 और एकादशेश का अशुभ फल 3। तो 6 और 3, तो 6 में से 3 को माइनस करना है तो शेष 3 फल, यानी कि 50% रिजल्ट मिल पाया, जबकि मिल सकता था बहुत अच्छा फल।
ठीक है। ये जो हमने ये फल में को गिनती में लिखने का वो है, हमने लास्ट वीडियोस में किया है इसको। जब हम राजयोग अध्याय पढ़ रहे थे, तो राजयोग अध्याय में हमने हर भाव के स्वामियों को ये नंबर दिए थे। तो वहां जाकर आप जरूर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी बात को यहाँ आगे आने वाले पेजेस में भी इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है। मेष, कर्क, वृश्चिक, कन्या, मकर और मिथुन में केंद्र में राहु हो। अब यहाँ राहु से संबंधित राजयोग हो, ये बात की जा रही है। इसको हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में ले लेंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप मैसेज कीजिए, कमेंट में बताइए, हम जरूर उससे रिलेटेड वीडियोस को बनाएंगे। धन्यवाद।